तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको दो बड़ी बातों के साथ अवगत करवाएंगे। लंदन में रह रहे और हिंदुस्तान से हजारों करोड़ का बैंक्स का घपला करके फरार हुए, भगौड़ा हुए दो बड़े शख्स वापस भारत आने को रोकने के लिए किस तरीके से तिकड़मबाजी लड़ा रहे हैं, कानून की और पॉलिटिकल तिकड़मबाजी, लंदन में बैठ के, इंग्लैंड में बैठ के। उनके नाम है नीरव मोदी और विजय माल्या। पिछले एक हफ्ते में दोनों ने कुछ ऐसे काम किए जिससे उनकी अभी जल्दी भारत लाने की कोई भी कार्रवाई नज़र नहीं आती। कम से कम 6 महीने का वक्त उन्होंने एक तरीके या दूसरे तरीके से और ले लिया है। तब तक और नई तिकड़मबाजी चलाएंगे और कुछ साल और लटकाएंगे या शायद वापस कभी नहीं आएंगे। पहली बात करते हैं नीरव मोदी की। एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग्स भारत ने उसके खिलाफ चलाई और भारत जीत भी गया। 4 साल से ये लड़ाई चल रही थी उसके खिलाफ। पंजाब नेशनल बैंक का सबसे बड़ा घोटाला, करोड़ों हजारों करोड़ रुपये का लोन लेके वो आदमी भाग जाता है। किसी को कानों कान खबर नहीं होती। भागने के बाद पता चलता है तो सरकार की नींद खुलती है, आंखें खुलती हैं। एक एक करके पिछले 4 सालों में उसकी सब प्रॉपर्टीज सील की जाती हैं पहले, उसके बाद में सीज की जाती हैं, उसके बाद नीलामी की जाती है, लेकिन कोई काम का गवाह नहीं मिलता। हमने एक एपिसोड बनाया था थोड़े दिन पहले, कैसे उसकी मुंबई में और पूना में प्रॉपर्टीज अनबिकी रह गई, अनसोल्ड रह गई, किसी ने नहीं खरीदी। अब पैसा वापस आएगा तो कैसे आएगा? अब देखिए, ये भारत में चल रही कार्रवाई के ऊपर लंदन की कोर्ट में पिछले हफ्ते नीरव मोदी ने क्या कहा। मामला था जब आखिरी अपील नीरव मोदी ने इंग्लैंड की सुप्रीम कोर्ट में की थी कि मुझे भारत ना भेजा जाए, एक्स्ट्राडाइट ना किया जाए। वो अपील जब सुनवाई शुरू हुई थी तो कोर्ट ने कहा था ये अपील हम ऑन कॉस्ट बेसिस सुनेंगे। अगर आप जीत गए तो भी आपको कॉस्ट देना पड़ेगा, हार गए तो भी आपको इस मुकदमे का खर्चा जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हियरिंग आपने मांगी है। हमारी तरफ से तो फैसला पहले हो चुका था, आपको भारत जाना है। इस आदमी ने विद कॉस्ट अपील मानी और अपील की, लेकिन सुनवाई के बाद उसकी अपील खारिज हो जाती है। एक आखिरी रास्ता जो नीरव मोदी के पास बचा था अपने आप को भारत की एजेंसी से बचाने के लिए, भारत आने को रोकने के लिए, वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन देखिए, केस हारने का भी फायदा ये लोग कैसे उठाते हैं, ये इंटरेस्टिंग बात है। कोर्ट ने इस आदमी के ऊपर 60,000 पाउंड का कॉस्ट लगा दी कि इतना खर्चा हमारा, हमारे जुडिशियल सिस्टम का, तुम्हारी ये अपील सुनने में लगा, ये 60,000 पाउंड आपको भरना है। और उसको 6 महीने की जेल में भेज दिया कि जब तक आप फाइन नहीं भरते आपको छोड़ा नहीं जाएगा। अब देखिए, इस शख्स ने इतने महीने हो गए उस अपील को, इसने कोई पैसा नहीं भरा। अभी 3 दिन पहले उस अपील की फिर से हियरिंग शुरू होती है। अब इस आदमी को कोर्ट नहीं लाया जाता, क्योंकि उसको कोर्ट में लाएंगे तो और खर्चा होगा। पहले पैसा दिया नहीं, और पैसा कहाँ से देगा? तो इस शख्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जेल से डायरेक्ट जज के साथ बातचीत की। जज ने पूछा तुम्हारा कोई वकील है जो तुम्हारी तरफ से बोल सके? इस आदमी का जवाब था मेरा कोई वकील नहीं है, मेरे पास वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं। अब देखिए, हजारों करोड़ रुपए का फांदा करके, फ्रॉड करके, बाहर पैसा ट्रांसफ़र करके
नीरव मोदी बोल रहा है कि मेरे पास वकीलों को देने के लिए पैसा नहीं है, तो जज कार्रवाई शुरू करता है। नीरव कहता है मैं अपनी बात खुद करना चाहता हूँ, मैं अपना वकील खुद हूँ। नीरव मोदी वकील बन जाता है जेल में बैठ के। तो जज इससे जो लीगल कार्रवाई होती है मैं आपको सुनाता हूँ, वो उसकी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी कहीं से। जज को जो प्रोसीजर के मुताबिक इसका नाम पूछा जाता है, यह आदमी जवाब देता है मेरा मेरा नाम नीरव मोदी। इसका एड्रेस पूछा जाता है, इसकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, ये अपना जन्मदिन बताता है। एड्रेस पूछा जाता है तो अपना हिंदुस्तान का, भारत का एड्रेस देता है, जो वहाँ की कोर्ट रिकॉर्ड में था उसको मिलाया जाता है तो सही पाया जाता है। उसके बाद जज उसको पूछता है कि तुम्हारा लंदन का कोई एड्रेस, इंग्लैंड का कोई एड्रेस? बोलता है मेरा इंग्लैंड में कोई एड्रेस नहीं। पहले जो बेनामी प्रॉपर्टी थी लेके रखी थी उनका रिकॉर्ड वो तो सब सीज हुई है, अपने नाम पे कुछ था नहीं, तो एड्रेस क्या बताता? तो जज ने इसको पूछा कि आप ये बताइए कि आप ये पैसा 60,000 पाउंड जो है वो कब वापस करोगे? बोलता है मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, मैं एक इंस्टॉलमेंट में नहीं भर सकता हूँ, मुझे आप समय दीजिए, मैं हर महीने 10,000 पाउंड भरूँगा। मतलब 60,000 भरने के लिए 6 महीने की मोहलत मांगी। तो जज ने पूछा कि तुम ये पैसा कहाँ से भरोगे? तो नीरव मोदी कहता है कि मैं पिछले 2 साल से, मेरा अपना जो पैसा था वो केस की ट्रायल में पहले 2 साल में ख़त्म हो गया। पिछले 2 साल से मैं उधार का पैसा लेके अपने सोर्सेज से, रिश्तेदारों से, यारों दोस्तों से, पुराने संबंधियों से उधार ले लेके गुजारा कर रहा हूँ। तो जज ने बोला तो ये पैसा कहाँ से लौटाओगे? तो मैं ये भी उधार में लूँगा, मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हर महीने मुझे 10,000 पाउंड दिया करें, तो 6 महीने में मैं ये पैसा पूरा कर सकता हूँ। और जज ने उसकी ये बात मान ली और उसको कहा भी कि तुमने इतने बड़े काम किए, इतना फ्रॉड किया, तो उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना? तुम्हें मालूम है कि तुम जेल में क्यों बैठे हो? तो नीरव मोदी का कहना था मेरे ऊपर भारत सरकार ने नकली केस बनाए, फेक केसेस किए हैं, मुझे तंग करने के लिए मेरे खिलाफ साजिश रची गई, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। तो जज ने अगला सवाल किया कि अगर तुम बेकसूर हो, तुम तुमने कोई गलती नहीं की है, तो आप हिंदुस्तान जाके अपनी बेगुनाही साबित क्यों नहीं करते? फिर नीरव मोदी का जवाब सुनिए कि मेरी वहाँ पे कोई नहीं सुनेगा, मुझे वहाँ से इंसाफ नहीं मिल सकता, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। देखिए, सारी उम्र पैसा हिंदुस्तान से कमाया, बड़े बड़े लोगों से यारी दोस्ती रखी, कोई ऐसा बड़ा पॉलिटिशियन नहीं होगा जिनसे इसका रिश्ते नहीं होंगे। डायमंड इंडस्ट्री के टॉप 10 में से अमीर आदमी गिना जाता था, ये और इसका मामा साथ में चौकसी। इनको लेके अगर आज वो आदमी कहता है कि मुझे अपने ही देश में इंसाफ नहीं मिल सकता, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो उनके देश के प्रति, यहाँ के कानून व्यवस्था के प्रति कितनी आस्था है, कितना यकीन है। ये आदमी हिंदुस्तान के कानून को भी नहीं मानते। तो जज ने कहा कि अगर आप हिंदुस्तान चले जाते हो, आपको अपना पक्ष रखना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया पे विश्वास होना चाहिए। तो फिर ये आदमी कहता है कि मैं यहाँ से ये पैसा दे के उसके बाद सोचूंगा क्या करना है, मैं पता नहीं जिंदा रहूँगा नहीं रहूँगा, क्या होगा, अभी फ़िलहाल आप मुझे 10,000 रुपये महीने की किस्त मेरे साथ कर लीजिए। थोड़ा रोने जैसी आवाज़ में बेग करता है, भीख मांगता है जज से, और वो जज जो है वो इसकी बात मान लेता है और इसको उसी जेल में रहने की इजाज़त मिल जाती है। अब हर महीने 10,000 पाउंड ये भरेगा, 6 महीने में 60,000 पूरा होगा, उसके बाद बाहर निकलेगा,
अगर उसने ये पैसा पूरा नहीं भरा और जेल में रहना पड़ेगा, वो बिना पैसे लिए तो छोड़ेंगे नहीं। अब ये नीरव मोदी की कहानी देखिए, भारत वापस ना आने के लिए क्या क्या तिकड़मबाजी लड़ाई जा रही है, और कानून उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनका साथ विदेश की कोर्ट दे रही। दूसरा शख्स इसके साथ का चातुर चतुर उसी किस्म का विजय माल्या। अब विजय माल्या की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लंदन के जो सबसे पॉश एरियाज हैं, रीजन पार्क, उसके साथ ओवरलुकिंग रीजन पार्क, बहुत बड़ा मैंशन है, बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट घर है जिसकी दीवार किसी के साथ नहीं लगती। अंदर गार्डन है, ये है, वो है, गाड़ियाँ हैं, पूरा पॉश मैंशन जो यूबीएस ग्रुप जब इसका चलता था, यूबी ब्रूवरीज, उस समय इस आदमी ने खरीदी थी अपने नाम से। लेकिन एक जो कंपनी थी इसकी बाहर की रजिस्टर्ड, जिसका नाम था रोज वेंचर्स कॉरपोरेशन कैपिटल, रोज वेंचर्स कैपिटल, RVC, उस कंपनी ने जो जिसका मालिक विजय माल्या था, उसने उस कंपनी के नाम से एक स्विस बैंक से, स्विट्जरलैंड के बैंक जिसका नाम था यूबीएस से लोन लेके वो प्रॉपर्टी खरीदी थी। अब देखिए, जब तक किसी बैंक का लोन होता है तो वो प्रॉपर्टी सीज नहीं हो सकती। टाइटल क्लियर होगा तो उसको सरकार या अदालत अपने कब्जे में ले सकती है या कुछ शर्तें लगा सकती है। जब विजय माल्या का लंदन की अदालत में इसकी प्रॉपर्टीज़ को लेके केस चल रहा होता है तो यूबीएस बैंक अपना एक्शन शुरू करता है। लंदन की एक अदालत में वो अपना पैसा वापस लेने के लिए उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं कि या तो ये प्रॉपर्टी हमें दे दो या हमें इस प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार दे दो, ताकि हम अपना जो लोन का पैसा है इंटरेस्ट के साथ रिकवर कर सकें। अब वो केस चल पड़ा और वो कोर्ट ने यूबीएस के हक में फैसला दे दिया कि ये प्रॉपर्टी यूबीएस बैंक डिस्पोज ऑफ कर सकता है। जो पैसा उनका बनता है वो अपना ले लेंगे, बाकी का पैसा जो है वो जो कोर्ट जहाँ कहेगी सरकारी खजाने में जमा करवाना होगा या विजय माल्या को देना होगा, वो कोर्ट पे छोड़ते हैं। अब इसकी वो प्रॉपर्टी जहाँ आजकल विजय माल्या के कब्जे में है, इसका परिवार वहाँ पे रहता है, बेटा सिद्धार्थ और उसकी माँ। अब देखिए कितनी बड़ी तिकड़मबाजी चलाई। ये जो ट्रस्ट है इसका जिसके नाम से लोन लिया था रोज वेंचर कैपिटल, वो ट्रस्ट बनाया हुआ है। उसको बचाने के लिए उस प्रॉपर्टी को स्विस बैंक से, यूबीएस से, विजय माल्या एक और लीगल दांव खेलता है। इसका एक और ट्रस्ट है जिसका नाम है श्री बालाजी ट्रस्ट, वो बहामास में रजिस्टर्ड है, जो टैक्स हेवन है, वहाँ पे टैक्स नहीं लगता है। तो ये आदमी बहामास का सुप्रीम कोर्ट मूव करता है, इंग्लैंड में अपील नहीं करता उस फैसले के खिलाफ, बहामास में अपने एडवोकेट्स के थ्रू उस ट्रस्ट के जरिए एक अपील करता है जिसमें ये बात रखी जाती है कि मेरी माँ और मेरा बेटा सिद्धार्थ, उनको इस ट्रस्ट में नॉमिनेट किया जाए, इसको मेरे ट्रस्ट की जगह फैमिली ट्रस्ट बनाया जाए। और बहामास का सुप्रीम कोर्ट इसकी बात मान लेता है। विजय माल्या की माँ को और इसके बेटे को उस ट्रस्ट में शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद इसका बेटा और इसकी माँ वकीलों के थ्रू दूसरी अपील करते हैं कि जब हम इस ट्रस्ट के साथ मालिक हैं, ट्रस्ट में ट्रस्टीज हैं, तो हम इस ट्रस्ट के पैसे को, ट्रस्ट के पास जो पैसा पड़ा है उसमें से कुछ पैसा निकाल के हम यूबीएस का लोन भर देते हैं और अपनी वो प्रॉपर्टी बचाना चाहते हैं। अब कोर्ट ने उसकी भी इजाज़त दे दी कि लीगली आप ये पैसा निकाल सकते हो यहाँ से, बालाजी ट्रस्ट में से, और इसको आप लोन भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जो ट्रस्ट की शर्तें बहामास में जब अकाउंट खोला गया था, ट्रस्ट बनाया गया था,
उस शर्तों में तरमीम की गई और इनको वो पैसा निकालने की इजाज़त दे दी गई। अब उसको लेके इन्होंने लंदन की कोर्ट में फिर अपील किया कि हमारी ये बिल्डिंग जो है, मैंशन है, जो बहुत बड़ा महल है, हमारा घर है, वो यूबीएस को ना दिया जाए, हम इसका लोन भरने को तैयार हैं। और लंदन की कोर्ट ने वो बात मान ली, क्योंकि उसके पहले बहामास की सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑर्डर भी साथ में दिया था कि विजय माल्या के खिलाफ जो वर्ल्ड वाइड फ्रोजन जो ऑर्डर था कि दुनिया भर में इसकी जितनी प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट्स हैं, वो सब फ्रीज कर दिए गए थे, उसको फ्रोजन अकाउंट कहते हैं। उसमें भी बहामास की कोर्ट ने इजाज़त दे दी थी कि जब एक आदमी अपना लोन रीपे करने के लिए पैसा निकालना चाहता है तो वहाँ पे WFO वर्ल्ड वाइड फ्रोजन ऑर्डर जो है उसकी कोई अहानता नहीं होती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किसी का कर्जा वापस किया जा रहा है तो इसकी असेट्स को कोई नुकसान नहीं है, उस ऑर्डर की उल्लंघना नहीं है, उस ऑर्डर के खिलाफ ये मूव नहीं जाती। उसको बेस लेके बहामास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बेस बना के विजय माल्या का लंदन वाला ट्रस्ट RBC जो है वो इसकी अपील करता है और जीत जाता है। देखिए कितने बड़े दांव पेच ये लोग इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं और ऊपर से ड्रामा ये करते हैं विजय माल्या जो कर रहा है। पिछले दिनों में कहीं आना जाना होता है तो जो वहाँ की मेट्रो ट्रेन है, जिसको ट्यूब कहते हैं, उसमें ट्रैवल करता है। कितनी तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी, ये गले में बैग लटका के ट्रेन के उस डब्बे में अंडरग्राउंड मेट्रो में विजय माल्या ट्रैवल करता हुआ दिखाई दे रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अब भी इनके पास हैं, बहुत महंगी गाड़ियां हैं, स्टेबल है, घोड़े रखे हुए हैं, नौकर चाकर हैं, लेकिन कहते हैं कि हमारे पास जो हिंदुस्तान से पैसा लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कंजोरिटम था, उसके हज़ारों करोड़ का जो पैसा लेके विजय माल्या भागा, वो पैसा वापस नहीं करना है। जो बाहर की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेफ गार्ड कर रहे हैं ताकि बाकी की ज़िंदगी उन प्रॉपर्टीज़ में आराम से रहें। केस आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो विजय माल्या ने वो प्रॉपर्टी क्यों हाथ से नहीं जाने दी, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंग्लैंड की कानून के मुताबिक अगर आपने एक सर्टेन अमाउंट तक की इन्वेस्टमेंट इंग्लैंड में कर रखी है तो आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है या कम से कम पॉलिटिकल अजाइलम मिल जाता है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के आपको कहीं कोई तकलीफ है, आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हो, आपके पास रहने की खाने पीने की व्यवस्था है तो आपको असाइलम दिया जा सकता, लेकिन आपको कोई फाइनेंशियल मदद यहाँ की सरकार से नहीं मिलेगी। जो पॉलिटिकल रिफ्यूजीज़ को मिलती है कुछ हद तक, वो नहीं मिलेगी। हमारी सरकार आपके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करेगी। अगर आप अपना खर्चा खुद उठा सकते हो तो आप यहाँ पे रह सकते हो, उसकी परमिशन मिल जाती है। अब देखिए जब ये अपील की अजाइलम की, वो कॉन्फिडेंशियल अपील की हुई है, उसकी प्रोसीडिंग जो है वो कॉन्फिडेंशियल चल रही है। उनमें क्या तर्क दलील दी जाएगी, विजय माल्या अपना क्या स्टैंड लेता है, कोर्ट उसमें क्या कहता है, वो बहस पब्लिक नहीं होगी। और ऐसी अपील जब होती हैं तो उसका निष्कर्ष यही होता है कि कुछ समय के बाद फैसला उस अपीलकर्ता के हक में ही होता है। अगर रिफ्यूज़ करना होता तो पहले कर देते। तो अब कहीं ना कहीं विजय माल्या वहीं का असाइलम लेके इंग्लैंड में रहने का कानूनी तौर पर हकदार हो जाएगा और नीरव मोदी आने वाले 6 महीने में एक नया कॉन्टिजेंसी प्लान लेके अपने आप को देश के बाहर रखने की कोई नई चाल, नई साजिश रचाएगा, वो देखना होगा। तो दोस्तों ले दे के बात वही निकलती है कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास साधन है, वो
कुछ भी कर सकते हैं। कानून से बचने के तरीके उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। भले कहने को उनके पास वकीलों को देने के पैसे नहीं हैं, लेकिन जो सलाह ली जाती है कि कोर्ट में जज को क्या कहना है, उसकी फीस तो देनी ही पड़ती है। और इनकी फैमिलीज जो बाहर बैठी हैं, कभी किसी ने नहीं पूछा कि उनका खर्चा कौन चला रहा है। कैसे, अगर पैसा नहीं है आपके पास तो फैमिलीज कैसे सरवाइव कर रही हैं। लंदन बहुत महंगा शहर है, आम आदमी का वहाँ बिना काम के गुजारा नहीं होता। अब ये तो आप कह नहीं सकते कि नीरव मोदी की वाइफ और उसके बच्चे कहीं नौकरी करते होंगे, कहीं बर्तन साफ करते होंगे, या हॉस्पिटल में नर्स का काम करते होंगे, या फिर टैक्सी कार चलाते होंगे। ये तो करना नहीं, तो पैसा कहाँ से आता है। इसका मतलब अभी भी इन्होंने पैसा कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशन में लगा के रखा हुआ है जिनकी जानकारी हमारी एजेंसीज को नहीं है, या देश से इनका जो पैसा ब्लैक का रखा हुआ है, हेरा फेरी करके रखा हुआ है, उसको हवाला रूट से ट्रांसफ़र किया जाता है और वो पैसे से अपना गुजारा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।